हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। और ये आज हमारी क्लास जो है बीएससी थर्ड ईयर्स 5वां सेमेस्टर जो है फिजिक्स का, उसके लिए है। ये पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट पेपर का। तो चैप्टर का नाम है कांस्टेंट मोशन। जैसा कि आपको सिलेबस पता ही होगा या फिर नहीं पता, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि मतलब 2 पेपर होने वाले हैं फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के। आपने जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे 2-2 पेपर सबके होंगे। तो पहला पेपर ये है, मैं दूसरा पेपर भी कराऊंगा साथ साथ ही। पहले पेपर में हमारे 8 यूनिट हैं, जिनको हम लोग 2-2 यूनिट एक दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। और 4 दिन में ये कवर हो जाएगा, 4 दिन में पेपर दूसरा कवर हो जाएगा। तो 8 दिन में हमारा मतलब टाइम भी बहुत कम है, तो एक रिवीजन बैच है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट ए में 4 चैप्टर हैं, पार्ट बी में 4 हैं। पेपर पहले में, पेपर 2 में भी ऐसे ही 4-4 हैं। तो पेपर जो पार्ट 1 है हमारा, पहला चैप्टर है कांस्टेंट मोशन, दूसरा है लैग्रेंजियन फार्मूलेशन, तीसरा है हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन और चौथा है सेंट्रल फोर्स। तो आज ये हमारा जो है कांस्टेंट मोशन है, पहला चैप्टर कांस्टेंट मोशन है। तो ये कांस्टेंट मोशन हम लोग आज इसे एक लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो एक ये रिवीजन टाइप का बैच है, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम इसे मतलब अच्छे से क्या मतलब जैसे नोट्स में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि जैसे आपको मैटर पता रहे कि हाँ एग्ज़ाम में क्या लिखना। नहीं तो क्वेश्चन आ गया आपको पता ही नहीं है, मतलब इसको जैसे शॉर्ट नोट में लाया होता तो एक लाइन 2-2 लाइन में, तो एग्ज़ाम में आप मैटर ही नहीं पता रहेगा तो आप लिखेंगे क्या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कांस्टेंट एंड क्लासीफाई देम। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट ऑन द मोशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। तो बाधा शब्द की व्याख्या करें और उनका वर्गीकरण करें। यांत्रिकी प्रणाली की गति पर अवरोधों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल यहाँ पे हमसे जो है कांस्टेंट्स की डिफिनीशन पूछी गई है और उसका इफेक्ट पूछा गया है, मोशन पे क्या पड़ता है। तो कांस्टेंट की डिफिनीशन क्या है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड इन सम वेज। तो पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि जो मोशन है किसी पार्टिकल का या किसी सिस्टम का, किसी ऑफ पार्टिकल्स इज जनरली मतलब वो जैसे एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, तो वो मतलब बाधाएं उनमें उत्पन्न होती हैं, उनको चलने में, उनको मूव करने में किसी न किसी कारण से। द लिमिटेशन और जियोमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। तो वही जो बाधा है उसी को कॉन्स्टेंट्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो सम ऑफ द कांस्टेंट मोशंस आर, ये कुछ उसके एग्जांपल्स दिए गए, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। मैं जो है ये नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को मतलब जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में कर लें, और जो इंग्लिश के हैं वो अपना इंग्लिश में देख लें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो पहला एग्जांपल है हमारा, द मोशन ऑफ पॉइंट मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रेस्ट्रिक्टेड सिंस द पॉइंट मास इज ऑलवेज रिमेन्स एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एक साधारण पेंडुलम के बिंदु द्रव्यमान की गति प्रतिबंधित है, क्योंकि बिंदु द्रव्यमान हमेशा निलंबन के बिंदु से स्थिर दूरी पर रहता है। तो ये दूसरा एग्जांपल हमारा यहाँ पे है, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथिन अ कंटेनर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द वेसल सिंस गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव ओनली इनसाइड द कंटेनर। तो इसका हम आपको मतलब भी बताते हुए चलें साथ में। तो जैसे क्या कर रहा है ये एग्जांपल हमारा कि द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे यहाँ पे एक पेन चेंज करते हैं और ठीक है, एक स्क्वायर ले हमने, इसे मान लेते हैं ये एक हमारा एक ये कंटेनर है, या एक हाँ एक कंटेनर मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। और इसके अंदर जो है छोटे छोटे हमारे इसके अंदर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये गैस मॉलिक्यूल सिर्फ अंदर ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटेनर के अंदर ही मूव कर सकते हैं, ये बाहर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जो ये जो वाल है, ये जो कंटेनर की वाल है, ये इसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, इसको रोक रही है बाहर आने में। तो इसी को मतलब ये एग्जांपल हो गया इसका कि मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर के अंदर ही मूव कर सकते हैं, बाहर मूव नहीं कर सकते हैं। सो ये एग्जांपल हो गया कि कांस्टेंट का, उनको उन बाधा उत्पन्न हो रही है उनको मूव करने में, ठीक है। तो अगले एग्जांपल की ओर आते हैं हम लोग, तीसरा। तो तीसरे की ओर आते हैं। तो तीसरा एग्जांपल हमारा कहता है कि
तीसरा एग्जाम्पल कहता है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल placed on a surface of a solid sphere is restricted that it could move either on the surface or outside the surface। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका भी यही सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, स्क्वायर ले लेते हैं छोटा सा, मान लेते हैं ये बॉल रखी हुई, ठीक है, इसको समझ लेते हैं बॉल है, ठीक है, एक बॉल रखी हुई है। और तो ये जो बॉल है ये सिर्फ इस कंटेनर के ऊपर मूव कर सकती है, इस साइड या इस साइड मूव कर सकती है, या तो इसके ये बाहर गिर सकती है बॉल, ठीक है, अगर इसको ज़्यादा मूव करेंगे तो ये बाहर गिर जाएगी, या फिर इस साइड मूव कर सकती है, इस साइड मूव कर सकती है, या इस साइड से बाहर गिर जाएगी। तो तीसरा ये कह रहा है कि जो मोशन है पार्टिकल का, जो सरफेस सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे रखा गया है, वो या तो इधर मूव कर सकती है, या मतलब उसके ऊपर मूव कर सकती है, या फिर स्फीयर के बाहर मूव कर सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, बाधाओं का वर्गीकरण। अब बाधाओं का वर्गीकरण क्या है ये? क्लासिफिकेशन ऑफ द कांस्टेंट। जैसे कि ये में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स, और दूसरा होता है स्क्लेरोनोमिक एंड रियोनोमिक कांस्टेंट्स। तो ये पहला चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहला पढ़ते हैं। तो होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स पहला हमारा, तो पहला चलिए पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। लेट एक्स वाई ये सब इसकी मतलब पोजीशन दी गई है कोऑर्डिनेट्स की, ये पोजीशन है कोऑर्डिनेट्स की, जो अभी दी पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एंड नहीं है वो एंड होगा, एंड r1 r2 डॉट 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 rn बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स एट एन इंस्टेंट t इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये पोजीशन दिया गया है और ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का। Then condition for of all the constant of constant motion of the system of particle are expressed in the form of following equation। मतलब अगर ये इक्वेशन दी गई है, ये उसका मतलब पोजीशन वेक्टर और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं पार्टिकल के हमारे, तो एक इक्वेशन में उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं पार्टिकल में। तो जैसे अगर हम उसे इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो होलोनोमिक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो होलोनोमिक नहीं है, नॉन होलोनोमिक हो जाएगा, ठीक है। तो होलोनोमिक है ये, तो ये वही चीज़ हिंदी में भी लिखी है, आप इसको जो हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है हमारी, और फिर नीचे क्या लिखा है, अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन, इन रेस्ट्रिक्शन के अंडर में तहत द कॉन्स्टेंट्स आर सेट टू बी होलोनोमिक। तो ये हमने आपको बताया कि जो ये कंडीशन दी गई, अगर ये फॉलो करता है तो होलोनोमिक, अगर नहीं करता तो नॉन होलोनोमिक है, ठीक है। इफ द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर नॉट सो एक्सप्रेस देन द कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड नॉन होलोनोमिक। हमने आपको बताया कि अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो नॉन होलोनोमिक कहलाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, एग्जांपल्स ऑफ नॉन होलोनोमिक कंडीशन, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ होलोनोमिक कंडीशंस, एग्जांपल्स में एग्जांपल्स ऑफ नॉन होलोनोमिक कंडीशन। तो एग्जांपल है द कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन द मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज in which the distance between any two particular points is always fixed। मतलब होलोनोमिक बाधाओं के उदाहरण, कठोर पिंडों की गति में शामिल बाधाएं जिनमें किन्हीं दो विशेष बिंदु के बीच की दूरी हमेशा तय होती है। मतलब जो मोशन है रिजिड बॉडी का, जो मोशन है, जो उसमें गति है, उनके बीच में जो एक पर्टिकुलर एक फिक्स दूरी होती है, ठीक है। और वो जो कंडीशन है मतलब वो कांस्टेंट की, वो ये आपको दी गई है, ri माइनस आर जे होल स्क्वायर माइनस सी आई जे होल स्क्वायर इज इक्वल 0, ठीक है। ये एग्जांपल जैसे आपको मैंने भी ऊपर बताया, यहाँ पर ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, तो आपको एग्जाम में 2 भी लिख देंगे तो ये चलेगा आपको। और उसके बाद ये होलोनोमिक एंड उसके बाद ये होलोनोमिक के भी आपको मतलब ये तो लिखना, ये इक्वेशन लिखनी है, कंडीशन लिखनी है। दूसरा देखते हैं, द कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन द मोशन ऑफ द पॉइंट मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हेयर द पॉइंट मास रिमेंस एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस एल। ये सब यही आपको मतलब उसके एग्जांपल्स दिए गए, ये सब आपने आप कर लीजिएगा।
मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ नॉन होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स। नॉन होलोनॉमिक के एग्जांपल दिए हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये आर स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये यहाँ पे सिंपल सा इसको आप मतलब ए स्क्वायर को उधर ले गए थे माइनस में हो गया, और ये सिंबल वही रहेगा क्योंकि इधर जीरो है, इज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो। वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर, आर हमारा पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द स्पेयर, एंड ए इज़ द रेडियस ऑफ स्पेयर। एक स्पेयर है, ठीक है, उसका ए जो है वो रेडियस हो जाएगा और आर जो है पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पार्टिकल का, ठीक है। चलिए, और फिर ये भी एक एग्जांपल ही है उसका नॉन होलोनॉमिक का। ये सब आप लोग अपना देख लीजिएगा, मैं नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए दूसरे पे आते हैं। जो दूसरा टाइप है हमारा वो है ये इफेक्ट। हाँ, इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग। क्या इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट ऑन द मोशन ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पार्टिकल। अरे नहीं, पहले तो यार पहले यहाँ पे आएंगे ना, स्क्रोनॉमिक एंड रियोनॉमिक कांस्टेंट्स पे आएंगे, तो पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है। इफ़ द कांस्टेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब अगर कांस्टेंट जो है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो बाधा है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, देन दे आर सेड टू बी स्क्लेरोनॉमिक कांस्टेंट्स, एंड इफ दे कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटी देन दे आर सेड टू बी रियोनॉमिक। मतलब ये सबसे सिंपल सा है। मतलब क्या है इसमें कि अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो स्क्लेरोनॉमिक हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो होलोनॉमिक रियोनॉमिक हो जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल भी दिया गया, अ बीड स्लाइडिंग ऑन अ मूविंग वायर। मतलब तार पर एक बीड जो है, एक मूविंग वायर है, एक तार है, उस पर जो मतलब एक बीड है जो एक मतलब बोल सकते हैं कीड़ा टाइप का, उस पर फिसल रहा है, ठीक है। वो हिंदी में भी लिखा है, फिर हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट ऑन द मोशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पार्टिकल आर 3 एंड दैट ऑफ पार्टिकल सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इज 3n। मतलब एक पार्टिकल पे, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है हमारा, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। तो एक की 3 है तो n पार्टिकल्स कितनी हो जाएगी? 3n हो जाएगी। 2 की 3 × 2 ये 6 हो जाएगा। तो वैसे n की कितनी हो जाएगी? 3n हो जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 एंड दैट ऑफ पार्टिकल सिस्टम ऑफ n particles is 3n। इफ़ अ पार्टिकल ऑफ और पार्टिकल सिस्टम इज़ नॉट अलाउड टू मूव इंडिपेंडेंटली इन 3 डायमेंशनल, मतलब 3 डायमेंशन में वो पार्टिकल जो है फ्रीली मूव अलाउड नहीं है, x y z कोऑर्डिनेट पे फ्रीली इंडिपेंडेंटली वो मूव नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है पार्टिकल, देन इट मीन्स दैट कॉन्स्टेंट्स आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और पार्टिकल सिस्टम। मतलब अगर वो मूव नहीं कर सकता है तो कॉन्स्टेंट की डिफिनेशन ही यही है कि वो मतलब बाधा उत्पन्न करता है पार्टिकल्स को मूव करने में। दिस इज क्लियर दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल सिस्टम आर डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट। तो मतलब बाधा अगर उत्पन्न होगी तो सिंपल सी बात है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई, इसको हम ऐसे समझते हैं थोड़ा कि ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हो गया x, ये हो गया y, अरे यार ये हो जाएगा z, ये y है, y एक्सिस, ठीक है। सो अभी जैसे एक पार्टिकल पे मूव कर रहा है हमारे तीन 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तीनों डायमेंशन में, ठीक है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका वो 3 हो जाएगा। बट अगर कॉन्स्टेंट्स आ गया, मतलब बाधा आ गई, मान लो जो जेड एक्सिस पे मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई कम हो जाएगा, 2 हो गया, क्योंकि वो 2 ही एक्सिस पे मूव कर पा रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो
आगे देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्टिकल में डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट। इफ द कांस्टेंट ऑफ पार्टिकल system of n particles are represented by p equation, then the number of degree of freedom of the system is equal f is equal 3n minus p. Thus we can say that the constant acting on a mechanical system simplify the mathematical explanation of its motion. ये वही चीज़ हिंदी में भी लिखी है, आप लोग हिंदी का पढ़ सकते हैं हिंदी वाले। Forces of constants. Constants are associated with the forces which restrict the motion of the system. Such forces are known as forces of constant. These are the apparent reactionary forces. Forces of constant मतलब फोर्स क्या है उनकी, मतलब उनकी ताकत क्या है, उनकी यही समझ लीजिए आप लोग, उनकी ताकत क्या है, कांस्टेंट की जो बाधाएं हैं उनकी ताकत क्या है। तो कांस्टेंट्स आर एसोसिएटेड विद द फोर्स विच रेस्ट्रिक्टेड, जो उन्हें रेस्ट्रिक्ट करती हैं या रोकती हैं मोशन को, सिस्टम की जो मोशन है उसको रोकती हैं। सच फोर्सेज आर नोन एज फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट्स। उन्हीं फोर्सेज को फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, और फिर ये हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ पे। जैसे पूरा थियरी है तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से आप लोग लिख सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। व्हाट डिफिकल्टीज अराइजेज इन द सॉल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कांस्टेंट्स एंड हाउ आर दे ओवरकम। बाधाओं से जुड़ी यांत्रिक समस्याओं के समाधान में क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाता है। डिफ़िकल्टीज़ इन सॉल्विंग द मैकेनिकल प्रॉब्लम एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक, तो डिफ़िकल्टी है, मतलब यहाँ पे डिफ़िकल्टी दी गई है। क्या डिफ़िकल्टी क्या आती है? डिफ़िकल्टी सिंस द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल सिस्टम आर म्यूचुअली रिलेटेड बाय द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन लिखी हुई है मोशन की, आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑल्सो। ठीक है, हिंदी में भी वही चीज़ लिखी हुई है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। इनिशियली द फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट्स आर नॉट नोन, दैट इज दीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली, उन्हें डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द फर्स्ट डिफिकल्टी ऑफ होलोनोमिक कांस्टेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द यूज ऑफ जनरलाइज्ड coordinates, while for the solution of second difficulty we formulate the mechanics in such a way that the forces of a constants are eliminated from equation of motion। तो थियरी ये थोड़ी सी है, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग देम। जनरलाइज्ड सामान्यीकृत निर्देशांक क्या है, उनके उपयोग के लाभ बताइए। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। लेट अ सिस्टम कंटेन्स एन पार्टिकल्स। कोई एक सिस्टम कंटेन करते हैं जिसमें एन पार्टिकल्स हैं इन एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट्स, मतलब उसमें कोई भी बाधा नहीं, उसमें कोई भी कांस्टेंट्स नहीं है। 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि वो तीन एक्सिस में मूव करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है डिग्री ऑफ 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा उसका। और फ्री कोऑर्डिनेट्स or required to represent the position of particles in particle system. If we can represent the constants by p से constants को represent कर रहे हैं, equation in presence of holonomic constants, then p dependent coordinates can be eliminated from 3n coordinates. holonomic constants क्या होते हैं, पहले क्वेश्चन हमने देखा था, जो इक्वेशन बन सकती थी holonomic थे, और जो इक्वेशन में हम लोग नहीं फॉलो नहीं कर रहे थे वो नॉन holonomic थे। ठीक है, तो so only f is equal 3n minus p degree of freedom will be required to describe the particle system. For this we can include f function new independent variables q1 q2 q3 qf in another method. These new independent variables q1 q2 q3 and qf are known as generalized coordinates, where f is the total number of generalized coordinates and degree of freedom of the system. Old coordinates r1 r2 r3 rn can be represented in the following way in term of generalized coordinates। वही चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, हिंदी का आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये जो है इक्वेशन लिखी हुई है कोऑर्डिनेट्स की, इसको आप देख लीजिए। दिस कोऑर्डिनेट्स आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इन जर्नल भी में राइट उसको ऐसे लिख सकते हैं, आर आई इज इक्वल आर आई q1 q2 q3 qf t। यहाँ पे बस और कुछ ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं शायद, हाँ ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, ये पढ़ सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी सफिशिएंट सो दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम में भी डिस्क्राइब। निर्देशांक की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए ताकि सिस्टम का विन्यास का वर्णन किया जा सके। द कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी सच दैट दे मे बी वेरीड इंडिपेंडेंटली
एंड आर्बिट्रेरीली फ्रॉम ईच अदर विदाउट वायलेटिंग द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सिस्टम। निर्देशांक ऐसे होने चाहिए कि वो सिस्टम की बाधाओं का उल्लंघन किए बिना एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से और मनमाने ढंग से भिन्न हों। तीसरा हमारा द कोऑर्डिनेट्स must be such that the solution of mechanical problem is simple and the information obtained from solution remains unchanged। निर्देशांक ऐसे होने चाहिए कि यांत्रिकी समस्या का समाधान सरल हो और समाधान से प्राप्त जानकारी अपरिवर्तित रहे। ये आपको तीनों प्रिंसिपल्स अच्छे से देख लेना है एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टेट द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर सम सिस्टम लाइक सिंपल पेंडुलम, डबल पेंडुलम। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड फोर्स एंड जनरलाइज्ड पोटेंशियल। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, दो लाइन की डेफिनेशंस हैं। इसमें आप लोग डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन जैसे इसमें 4-5 डेफिनेशन एक साथ पूछ लिए हैं तो एग्जाम में 1-2 भी आ जाएंगी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और ये प्रूव करने के लिए प्रूव वाला मैथमेटिकल मतलब जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि न्यूमेरिकल सॉल्व करें हम लोग। ठीक है, तो डिफिनेशन देख लेते हैं जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की। लेट अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल व्हाइल द टाइम टी रिमेन्स कांस्टेंट। टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है। फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा जहाँ पर जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, क्यूजे एंगुलर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ये भी इसकी भी डिफिनेशन देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन और जनरलाइज्ड मोमेंटम, ये क्या कहते हैं डेफिनेशन लिखी हुई है। फर्स्ट बी एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटीज। फॉर दिस बी राइट द काइनेटिक एनर्जी टी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और मतलब ये नोट्स पूरे हैं आपके, आप ये नोट्स अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि मैं खुद से पढ़ेंगे आप तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और जो चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में ज़रूर उसको अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसलिए मैंने फुल नोट्स लाए ताकि आपको मतलब मैटर मिल जाए कि हाँ एग्ज़ाम में करना क्या है। नहीं तो शॉर्ट नोट में आपको 1-2 लाइन पता रहेगी, बाद में आपको कुछ पता ही नहीं तो आप क्या ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। आभासी कार्य का सिद्धांत बताइए एवं समझाइए। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इट विल इफ भी अज्यूम होगा यहाँ पे, या फिर इट विल अज्यूम होगा। अज्यूम दैट एट एनी इंस्टेंट टी सिस्टम इज गिवन इन अ इनफिनिटेसिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट विच इज consistent with forces acting on the system and constants, then this is known as virtual displacement। तो इसका डेफिनेशन क्या है। आभासी कार्य का सिद्धांत, संतुलन में एक प्रणाली के लिए हम मानते हैं कि किसी भी क्षण प्रणाली को एक असीम आभासी विस्थापन दिया जाता है जो प्रणाली पर कार्य करने वाले बलों और बाधाओं के अनुरूप होता है, तो इसे आभासी विस्थापन के रूप में जाना जाता है। नोन एज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड दी वर्क डन बाय द सिस्टम, जो कार्य सिस्टम के द्वारा किया जाएगा बाय द फोर्स ड्यू टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्चुअल वर्क। मतलब वो जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई उसमें जो जितना भी कार्य किया गया है सिस्टम पे फोर्स के द्वारा उसको वर्चुअल वर्क बोलेंगे, कहेंगे। बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इफ दी वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द फोर्सेज इन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट विच इज कंसिस्टेंट with real and constrained forces acting on a system, then the system is said to be in equilibrium। हिंदी में भी वही चीज़ें लिखी हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको हिंदी वाले, थोड़ा सा और इसमें मैटर है आपको ये सब देख लीजिएगा। ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस स्टेटमेंट ही है, बार लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको कोई ना छोड़िएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो इक्वेशन आप इक्वेशन इसकी भी कर सकते हैं, मतलब जो जैसे भी जो मेन इक्वेशन है उसको तो नहीं आप स्किप करिए, बट जैसे पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम F1 F2 ये सब आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फाइनल इक्वेशन आपको लिखनी है, रिजल्ट क्या आएगा उसको आपको लिखना ही लिखना है,
डिस्कस द डीएमएल प्रिंसिपल एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ये भी सब मैथमेटिकल ही है, ठीक है। और बस इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे इसमें चैप्टर 1 में हमें मुझे लगे। और चलिए, आशा करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। और ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। हम लोग मतलब जब जैसा भी ये पार्ट ए का ये पहला चैप्टर था, ठीक है, तो पार्ट बी भी हम लोग डेली करते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो पार्ट बी का भी हम लोग पहला चैप्टर कर लेंगे, ताकि जैसे 8 दिन में हम लोग ये पूरी फिजिक्स जो है एक बार रिवीजन जो बैच हमारा ये पूरा हो सके, ठीक।